दोनों तेज कदम उठाते उस टोले से जरा आगे निकल गए। जवादी दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया और अजबील ने यूं ही छत की राह ली। अभी ऊपर पहुंचने में 3-4 सीढ़ियां बाकी थीं जब आवाजों से अंदाजा हुआ ऊपर कोई मौजूद है। अब वो दबे कदमों आगे बढ़ा। दरवाजे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाला तो खुलता चला गया। अब उसके सामने मगर उधर पुष्ट किए एक लड़की खड़ी थी और उसके मुकाबिल एक लड़का था जिसका चेहरा इधर था, मगर अजबील मध्यम चांदनी में उसे पहचानने से कासिर था। जूं ही लड़के की निगाह उस पर पड़ी वो तेजी से पलटा और पड़ोसियों की छत की तरफ बढ़ने लगा। तब लड़की ने रुख फेर कर अजबील की जानिब देखा। अरे सादिया! मायूं बैठने वाली, चंद रोज बाद दुल्हन बनने वाली लड़की को एक गैर लड़के के साथ छत पर देखकर यकीनन धक्का ही लग सकता था। अजबील भाई प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, दादी तो मुझे जहर दिलवा देंगी। तो आप जहर नोश फरमाने वाले काम क्यों करती हैं? लहजे में खुद ब खुद ही तंज का रंग उतर आया। लड़का दीवार फलांगने लगा था, रुक गया, फिर उनकी जानिब देखे गया। अजबील भाई ये जमील है, मेरा खालाजाद, और कभी मंगेतर भी था। अब यकीनन अजबील को चौंकना था। मैं जिस रोज से आया हूं तुम्हें तुम्हारे बहन भाइयों को खामोश और उदास देखा है। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? वो वहीं एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। जी हाँ, ये कहानी हर उस दिल को उदास कर सकती है जो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करते हैं। अब के लड़का उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं अजबील भाई, अब भला क्या हो सकता है? कार्ड्स बढ़ चुके, मेहमान आ गए हैं, मैं मायूं बैठ चुकी हूँ। आज तो बस आखिरी मुलाकात के लिए छत पर आई थी। मायूसी कुफ्र है और हमने तो बूहे से बारातें वापस लौटाकर अपने वालिद से जूतियां खाई हैं। एक बार और सही, तुम लोग मुझे कुछ बताओ तो। उन दोनों ने घंटा भर लगाकर मिलजुल कर जो स्टोरी सुनाई उसका लबलुबाब ये था कि जमील सादिया का खालाजाद था। एक ही गली में घर थे, बरसों का आना जाना था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पिछले साल जब दादी शौकत जहां अपनी बड़ी साहबजादी के यहाँ गुजरावाला गईं तो सादिया की वालदा ने मौका देखकर शौहर से जमील के लिए बात की कि ये ख्वाहिश जमील के साथ साथ जमील की वालदा की भी थी और उन दोनों की बात पक्की कर दी। मुनव्वर अपनी कम आमदनी और बड़े कुनबे से परेशान थे। 3 बेटियां भी फिक्र में मुब्तला रखती थीं। वो देख रहे थे कि उनकी बहनें बेटों वाली हैं, मगर वो उनकी बेटियां लेने पर तैयार नहीं। वालदा की गैर मौजूदगी में उन्होंने जमील के रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जमील की वालदा ने सादिया को अंगूठी भी पहना दी। 1 माह बाद शौकत जहां वापस आईं। अपनी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला हो जाने पर तूफान उठा दिया। मुनव्वर का ख्याल था अम्मा कुछ दिन गुस्सा करेंगी, फिर आखिर मान ही जाएंगी, मगर पता नहीं क्यों वो ऐसा सोचते हुए माँ की जिद्दी तबीयत को भूल गए थे। जमील सादिया की खाला इफ़त का बेटा था। एक तो रिश्ता उनकी राय के बगैर हुआ, दूसरा वो भी बहू के ख़ानदान में। ये तो किसी तरह काबिल कबूल था ही नहीं। जिन लोगों को जूती की नोक पर रखा है, अब उस घर के लड़के को दामाद बना लूं, गोया सर पर बिठा लूं? नामुमकिन, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मुनव्वर, तू किसी खुशफहमी में मत रहना। जहर दे दूंगी पोती को, मगर उन लोगों के सामने सर नीचा नहीं होने दूंगी। अम्मा, वो तो बड़ी चाह से रिश्ता डालकर सादिया को अपना रहे हैं। नीचा दिखाने की तो कोई बात ही नहीं है। मुनव्वर दबी जबान में समझाने की कोशिश करते रहे। एक हामड़ काट के उल्लू, तुझे क्या पता, जिस घर में बेटी दे दी सर तो फिर खुद ब खुद ही नीचा हो गया। फिर उन्होंने सादिया के लिए इधर उधर रिश्ते के लिए भी कह दिया। जमील उसी मोहल्ले में तो रहता था। जिससे भी रिश्ते के लिए कहती वही हैरान होकर कहता, क्या खाला के यहाँ से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया? हाँ, ख़त्म कर दिया मैंने। वो लोग हमारे जोड़ के हैं ही कहाँ। ये तो हमारी शराफत, हमने उस घर की बेटी को बहू बना लिया। अब ये लोग हमारी ही बेटी पर नज़र रखते हैं। आंखें ना निकाल दूं मैं इनकी। और ऐसे ही इत्तफाकन अपनी एक मिलने वाली के यहाँ उनकी मुलाकात पुरानी जानने वाली सलामत खातून से हुई। सलामत खातून थी तो चलता पुर्जा टाइप,
माली हालत पतली थी, 3 बेटे थे, तीनों ही वाजिबी से तालीम याफ्ता और वाजिबी सी शक्लो सूरत के मालिक। शौकत जहां ने इस इत्तफाक़िया मुलाकात के बाद भी उनसे 2-3 मुलाकातें की और आखिरकार किसी से मशवरा लिए बगैर ही सादिया की बात पक्की कर दी। मुनव्वर ने उनकी गैर मौजूदगी में रिश्ता तो बीवी के भांजे से कर दिया था, मगर जब माँ को देखा तो फिर वही बचपन से दिल पर जो माँ का रोब था वो गालिब आने लगा। और जब तीनों बहनों ने भी लान तान की और माँ के जोड़े रिश्ते को हर लिहाज से मुनासिब करार दिया तो उन्होंने हिम्मत हार दी। इफ़त बहुत रोई, मगर मुनव्वर ने कह दिया, सारी उम्र अम्मा की मानी है, अब इस उम्र में आकर मैं किस तरह माँ को नाराज़ कर दूँ। उन्होंने कह दिया है, अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो आपा के घर चली जाएंगी और मरते दम तक मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। अब तुम भी फजूल में जिद लगाकर मुझे माँ का गुनहगार ना करो। जो रिश्ता उन्होंने लगाया है वो भी मुनासिब है। लड़के का अपना कारोबार बता रही हैं और काफ़ी सादा से लोग हैं। जब मुनव्वर ही के पाँव उखड़ गए तो फिर ये माँ बेटियां सिवाय रोने धोने के क्या कर सकती थीं। जमील मेरी मोहब्बत और फिर मंगेतर हैं, उसका ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती। वो आंसुओं के दरमियान अशबील को सारी कहानी सुना रही थीं। दादी शौकत इतनी जालिम भी हो सकती हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। उसे बहुत अफसोस हुआ और उस औरत की जिद पर हैरत भी हुई। नीचे आया तो जवादी शौकत जहां के कमरे में अपनी दादी के बिस्तर में घुसा बैठा था और कमरे में एक नाराज सी फिजा को साफ महसूस किया जा सकता था। क्या हुआ? फिर कोई मासूम सा नुकसान? उसने कुर्सी संभाल ली। मैं बता रही थी तुम्हारे भाई को, हमारे यहाँ जवान लड़के लड़कियों का यूं रात गए घर से मखौल ठिट्टे के लिए निकल जाना सख्त मायूब समझा जाता है, और ये आगे से मुझे इसके फवाइद गिनवा रहा है। अच्छा, मगर आपके घर के किसी लड़के लड़की ने हमसे इस बात का जिक्र ही नहीं किया। क्या आपने अपने खानदान के तौर तरीकों से उन्हें भी आगाह नहीं किया है? अशबील के सवाल पर झिल्लाकर उन्होंने दादी की जानिब देखा और बोली, तुम्हारे लड़कों ने बचपन में क्या कौवों का झूठा पानी पिया था? आय हाय, ये क्यों पीते किसी का झूठा? बस अल्लाह की देन है, बचपन से ही ज़हीन है। दादी, आप क्यों बुरा मान गई? इतने दिन यहाँ रहकर मैंने तो यही देखा है। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। और क्यों अच्छे हैं भाई? इसलिए कि घर की सरबराह खुले दिलो जहन की मालिक है। जवादी बिस्तर पर लेटने की तैयारी में था। अशबील के मुंह से ये फिक्रा क्या निकला, उठकर एकदम से खड़ा हो गया कि हो ना हो कोई अनोखी निराली हुई जरूर है। उधर शौकत जहां ये तारीफ सुनकर खासी मसरूर दिखाई दे रही थीं। पोती का रिश्ता कहाँ किया है? मेरा मतलब है किसी बहुत ऊंचे घराने में तो नहीं कर दिया जो सारी उम्र छाती पर मूंग दलने में गुजार दें और उफ भी ना करने दें। शौकत जहां नाम है मेरा, हर काम हमेशा से ही सोच समझ कर करती आई हूँ, और ये बहनों बेटियों के मामले तो बड़े ही नाजुक होते हैं। जरा जो दामाद बद दिमाग मिल गया तो समझो सारी उम्र की बनी बनाई खाक में मिल जाती है। मैंने तो बेटियां भी ऐसे घरों में थीं जो किसी न किसी तरह हमसे कमतर थे। बड़ी वाली को नीच जात में बिहाया, दूसरी कमियां है तो कारोबारी मगर तालीम में कम है, और तीसरी वाली को पूरी ससुराल में हंसी तो क्या कोई बंदा काबिल कबूल सूरत भी नहीं है। बड़ा दबते हैं वो मेरी बेटी से, और मेरे सामने तो खैर तीनों दामाद सर नहीं उठा सकते, दुम हिलाते अम्मा जी करते फिरते हैं। तीनों दुम वाले। एक और खुसूसियात, जवादी बड़बड़ाया। शौकत जहां तक आवाज नहीं पहुंची या फिर वो अपनी तारीफ में मशगूल थीं, सुन नहीं पाई। अब मैंने पोती के लिए भी ऐसा ही घराना देखा है। लड़के के पूरे खानदान का ना मुंह ना मत्था, ऊपर से तालीम भी नहीं, सोने पर सुहागा आमदन भी कुछ खास नहीं, यानी कि बच्ची सारी उम्र रोती किरलाती रहेगी। अशबील ने मुसरत भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कुछ झूम कर कहा, अरे नहीं, रोती किरलाती पर आ जाएगा सब्र। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई दमाद मेरे घर में आंखें माथे पर रख कर आए। अगर कोई ऐसा मिल गया तो लड़की को घर बिठाकर 2 हुर्फ लिखवा लूंगी, मगर शौकत जहां के आगे कोई ठहर जाए क्या मजाल है। अपनी ही बच्चियों के साथ ये जुल्म, बड़ा जिगर है तुम्हारा। दादी ने तंज किया, कोई जुल्म नहीं, मेरी तीनों बेटियां अपने अपने घरों में बड़े रोब व दब से रह रही हैं, मेरी तरह दिलेर हैं, दबती नहीं है किसी से। मगर तुम्हारी पोती तो बड़े मासूम सी है, उसे तो बख्श देती। दादी को अफसोस हो रहा था।
میستی ہے اپنی ماں کی طرح. میری بہو بھی بظاہر بڑی معصوم سی لگتی ہے, یوں جیسے منہ میں زبان ہی نہیں. مگر 2 مہینے کے لیے میں بڑی بیٹی کے پاس کیا گئی, پیچھے سے اپنے لفنگے آوارہ بھانجے سے سعدیہ کی منگنی کر ڈالی. ارے بدذات, تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تیرے خاندان سے داماد چنوں گی؟ تجھے تو میں ایسی عزت کبھی دے ہی نہیں سکتی, چاہے میرے خاندان کی لڑکیاں کنواری ہی بیٹھی رہ جائیں. ارے کمبخت, میرے منور کو الو بنانے والی, تیرا تو میں کیما کر کے چیل کووں کو کھلاؤں گی. کہا تھا نا تیری بہن کے گھر میری پوتی دلہن بن کر نہیں جائے گی. پورا کر دکھایا ہے میں نے, اور دماد بھی ایسا ملا ہے تجھ بے نصیب کو کہ ساری عمر اسے دیکھ دیکھ کر کلیجہ ہی جلاتی رہے گی. اب کے جوادی نے بستر چھوڑا اور اشبیل کے برابر آ کھڑا ہوا. شوکت جہاں ہاتھ لہرا لہرا کر اپنا کارنامہ بیان کر رہی تھیں. ان کی صاحبزادیاں کمرے میں آ گئی تھیں اور انہیں خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھیں. اماں, مہمانوں سے بھرا گھر ہے, کیوں تماشا لگوانا ہے؟ چپ بھی کروں نا. ارے میں کسی سے نہیں ڈرنے والی. دونوں کمرے سے باہر آ گئے اور سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر اشبیل نے سب کچھ جوادی سے کہہ ڈالا. معاملہ خاصا گھمبیر ہے. جوادی نے پرسوچ انداز اپنایا. یہ مجھے پہلے ہی پتا ہے, کوئی نئی بات بتاؤ. نئی بات یہ ہے کہ یہاں موجود ڈاکو حسیناؤں میں سے کسی نے مجھے محبت نامہ لکھا ہے. املا کی اس قدر غلطیاں ہیں کہ فرصت کے اوقات میں ہی پڑھا جا سکتا ہے. مٹی پاؤ ان ڈاکو رانیوں پر, ان کے دل پر تو وارداتیں ہوتی رہیں گی. یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ فی الحال تو چل کر سوتے ہیں, بلکہ بستر میں لیٹ کر کچھ سوچتے ہیں, عمل صبح کریں گے. سلامت خاتون کم استاد سلامت علی زیادہ دکھائی دیتی تھیں. جیسا سنا ویسا پایا. جوادی کو یاد آیا دادی شوکت جہاں نے ان کی شان میں کیا کیا الفاظ استعمال کیے تھے, تو کہے بنا نہ رہ سکا. واقعی ساری دنیا میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے تو ایسا گھرانہ نہیں مل سکتا. شبلی نے در و دیوار اور پھر کھلے دروازے سے صحن میں نگاہ ڈالتے ہوئے جھوم کر کہا, ایسا کیا کہہ دیا آپا شوکت جہاں نے میرے بارے میں؟ آواز بھی سلامت علی جیسی تھی اور ہنسی کا انداز. دونوں مناسب الفاظ سوچتے ہی رہ گئے. اے لڑکوں, ادھر آ کر بیٹھو. دیکھو تو چھیدے کے سسرال سے اس کے رشتے کے سالے آئے ہیں. دونوں ذرا سا اچھلے پھر سنبھل کر بیٹھ گئے. ذرا سی دیر میں نہ صرف لڑکے بلکہ ان کے ہاں شادی کے سلسلے میں آنے والے بہت سے مہمان بھی حاضر ہو گئے. دادی شوکت جہاں کہہ رہی تھی, خاندان ہماری جوتیوں کے برابر بھی نہیں. سلامت خاتون جب تک جیے گی میری شکر گزار رہے گی. اے ہے, کون سی کمی ہے ہمارے خاندان میں؟ وہ بتکی. مسکراہٹ غائب ہوئی تو اندازہ ہوا شکل اس سے کہیں خوفناک ہے جتنا کہ پہلے اندازہ لگایا تھا. کہہ رہی تھی شکل میں بھوتوں کے رشتہ دار, عقل میں کسی جانور کی مثال دی تھی, اور پیسے کے لحاظ سے بالکل ہی گھسیارے ہیں. وہ اچھل کر کھڑی ہو گئیں. اوہو اماں, ایک تو تم ہر بات پر غصہ کھا جاتی ہو. ٹھیک تو ہے سب, بھلا مجھے ایسا رشتہ مل سکتا تھا. یہ تو دادی کی مہربانی ہے جو سعدیہ میری دلہن بن کر آ رہی ہے. ایک گول گپے نے آگے بڑھ کر ماں کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا. جواب میں حاضرین کے سامنے جوتیاں نوش فرمائیں. جورو کا غلام ڈھیٹ گدھا بغیرت بے حیا کے علاوہ القابات کی طویل لسٹ تھی جو انہیں عطا ہوئی. اس ڈائن کے حسن کا جادو چل گیا ہے. ہائے ہائے, ابھی اس نے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا تو یہ حال ہے, بعد میں تو ہمیں سڑک پر لا کھڑا کرے گا. یہ مت بھولو آپا کہ کبھی ابا دادی شوکت جہاں کے میاں کے آفس میں مالی ہوا کرتے تھے. مالی ہی تھا, موالی نہیں تھا. ارے سسرال کی حمایت میں مرا جاتا ہے. میں کہے دیتی ہوں, اب اگر ایک لفظ بھی بولا تو زبان کھینچ لوں گی. پھر دھپ کر کے تخت پر بیٹھ گئیں, سانس درست کیا اور بولی, خیر اس میں تو کوئی شک نہیں, شوکت جہاں کا خاندان ہم سے اونچا ہے, اور شوکت جہاں زبان کی کڑوی اور مغرور بھی ہے. مگر اس میں اس کی پوتی کا کیا قصور؟ وہ تو اپنی ماں کی طرح اللہ میاں کی گائے ہے. اب دیکھو نا, اس کی ماں نے ساری عمر شوکت جیسی ساس کے ساتھ گزارتی, اف نہیں کی, تو اس عورت کی بیٹی لا کر میں نقصان میں رہوں گی کیا؟ واہ واہ سبحان اللہ. دونوں چونکے اور سٹ پٹائے کہ سلامت خاتون ان کے اندازوں سے بڑھ کر موقع شناس تھیں. وہ داد دیتے رہے اور خاتون گہری نظر سے ان کا جائزہ لے رہی تھیں. بولی, نا پر کیوں؟ تم مجھے یہ بتاؤ ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ شوکت جہاں کے رشتہ دار ہو اور عیب بھی اسی کے بیان کرتے ہو. توبہ توبہ, ہم نے کب ان میں کوئی عیب ڈالا ہے؟ وہ تو ہماری بزرگ ہیں, بتایا تو ہے. انہوں نے آپ لوگوں کی اتنی تعریفیں کی تو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا.
चले आए, अब चलते हैं, फिर आएंगे। ए सुनो तो, रिश्ता डालते वक्त शौकत जहां ने कहा था उनका खानदानी जद्दी पुश्ती रईस है। ये लड़की के नाम पर भी कोई जायदाद वगैरह है कि नहीं? भाई सच्ची बात है, किराए के मकानों में रहने का स्वाद कोई नहीं। ओह, तो ये वजह है इस कदर हकीकत पसंदी की। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर जवाब दिया, अभी हमें आए थोड़े ही दिन हुए हैं, पता लगाकर फौरन बताने चले आएंगे। जहेज में क्या क्या दे रही है? सास के लिए सोने के कंगन और नंदों के लिए झुमके तो होंगे, ये भी अगली मर्तबा बताएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। ये सलामत खातून ने पहली पहल तो बड़ा मायूस किया, अब मैं पुरुमीद हूँ। दोनों पैदल ही टहलते घर चले आ रहे थे। हाँ यार जवादी, अब तो लगता है छीदे का इश्क ही रास्ते की सबसे बड़ी और नोकीली रुकावट है। उसका यही इलाज हो सकता है कि उसकी अम्मा को शादी के रोज़ बारीक हील पहनने का मशवरा दे दिया जाए। बिल्कुल, और अब ज़रा तसव्वुर की आंख से देखो तो, सरा सलामत अली खातून बारीक सी हील पहने कैसी लगेंगी? अरे अरे अरे, गिरने लगी हैं, एक कदम नहीं उठा पा रही। शिबली चीखा और हाथ थलाए जवादी ने बाजू हाथ पर रख दिया। उनकी बेटियां हैं ना, आपे ही ये रोला संभाल लेंगी, तुम क्यों तकलीफ करते हो? और दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े। ये इधर पिछली गली में जमील का घर है, एक चक्कर उधर का भी ना लगा लें? कल चलेंगे, अब जाकर मशीन का केस बजाकर पग गीटियां आजा भी गाना है। कहाँ थे आप दोनों? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही ग्रुप ने आवाज लगाया। हम लोग एक मिशन पर थे। कैसा मिशन? सबसे पहले उनकी दादी चौंकी। पता करने गए थे शहर में सबसे टेस्टी दे के कौन पकाता है। फिर क्या पता चला? अब के शौकत जहां ने दिलचस्पी ली। भज्जा नाई पकाता है, लेकिन उसे सिर्फ मूंग मसूर की दाल पकाना आती है। दफा दूर, ये कैसा नाई है? वो बदमजा हुई। खानदानी नाई है, अब नशे की आदत पड़ गई है। इस आदत के साथ बिरयानियां तो दम पर लगाई नहीं जा सकती। दाल का तरीका आसान है, देग में फेंकी, ऊपर से मुश्क पानी की डाली, चलो जी खैर ही खैर। नमक मिर्च याद रहा तो उस वक्त डाल दें, वरना बाद में ऊपर से छिड़क कर खाएं तब भी लुत्फ दुबाला ही आता है। चलो आओ भी, आज तो ग्रुप बनाकर गाएंगे। ठीक है, मगर एक शर्त पर। एक ग्रुप को लीड करेंगी दादी शौकत, जबकि दूसरी तरफ लीडर होंगे हमारे नाना मामू। जेब में रखी रेवड़ियां चुपके चुपके खाते नाना मामू उछल पड़े। इस नामाकूलियत पर दोनों को घूर कर देखा, मगर वो उधर मुतवज्जो ही कब थे। आप दोनों किस ग्रुप में होंगे? भाई हम आज नहीं गाएंगे, दिल बड़े उदास हैं, दुखी हो रहे हैं हम दोनों। जाएं जाएं, रहने भी दें, हर वक्त बातें बनाते रहते हैं। हाँ हाय हाय हाय, ये बार बार मेरा मोबाइल बज रहा है। मैं समझी पता नहीं किसी का है। अचानक नुसरत मोहम्मद असलम बट खिलखिलाई, फिर स्क्रीन पर नंबर जगमगाता देखकर शर्माई और बोली, उनका है, बेचारे 2 घंटे से जान खपा रहे हैं। और खिलखिलाती हुई सैल समेत मंजर से गायब हो गई। शोखे लोग, उसे भी पता है ना, उस वक्त ढोलकी रखे सब गाने को इकट्ठे हो रहे हैं। तभी फ़ोन किया है। अक्सर रिश्तेदार ख्वामखा ही जल भुनकर कोयला हो गए। उन दोनों ने देखा सादिया के बहन भाइयों में से कोई यहाँ मौजूद नहीं था और वालदा भी गायब थी। किचन में ही होंगी, शिबली ने कयास किया। दोनों उधर चल पड़े। उसकी वालदा तो नहीं, भाई बहन ज़रूर किचन में मौजूद थे। मौसम के लिहाज से आजकल किचन ही सबसे माकूल जगह है। जवादी की बात पर वो जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराए, फिर पहले की तरह संजीदा दिखाई देने लगे। सबूही, आपने अपनी बाजी की शादी पर कैसा सूट बनवाया है? छोड़े भी अजबील भाई, उसने सर झटका और मुंह बनाकर कहा, ऐसे नहीं कहते, खुशी के मौके कोई बार बार थोड़े ही आते हैं। अब भी टाइम है, माकूल सा जोड़ा सिलवा लें, ऐसा ना हो कि फिर बाद में अफसोस करती फिरें। मैं नहीं करती अफसोस। आप बताएं, चाय पियेंगे? नहीं शुक्रिया। और तनवीर, तुमसे एक काम है, अगर कर दो तो। कैसी बातें करते हैं आप? आपका काम करके तो खुशी होगी, और जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा फिर तो तुमसे खुशी संभाले नहीं संभलेगी। तुम ज़रा सुबह हमारे साथ चलना और हमें अपनी खाला यानी जमील की वालदा का घर तो दिखा देना। क्यों, उनसे आपको क्या काम पड़ गया? तनवीर का हैरान होकर पूछना तो यकीनी था। बस हम उनका इंटरव्यू करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इतनी अच्छी लड़की खोकर वो कैसा महसूस करती हैं।
خالہ کو ہم سے بہت پیار ہے، خاص کر سعدیہ باجی سے تو بہت محبت ہے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ہم بہنوں کو بیٹیوں کی طرح ہی چاہتی ہیں۔ انہیں ایک تو یہ دکھ کہ ان کے بیٹے کا رشتہ دادی نے ٹھکرایا ہے، اور دوسرا جب سے پتہ چلا ہے کہ سعدیہ باجی گنواروں میں جا رہی ہیں، وہ تمہارے غم کے بیمار ہی پڑ گئی ہیں۔ یہ ہوتے ہیں کم ہمت بزدل لوگ۔ دونوں نے بجائے ہمدردی کرنے کے یہ کہا تو بہن بھائی ان کا منہ دیکھنے لگے۔ جمیل کو چاہیے تھا وہ دادی شوکت جہاں کو اغوا کر کے بدلے میں سعدیہ کا مطالبہ کر دیتا۔ دادی کا اغوا آسان نہیں ہے، دادی کا اغوا آسان نہیں ہے۔ پہلے وہ ہنسے، پھر بڑی سنجیدگی سے بتایا، کچھ ایسا مشکل بھی نہیں ہے۔ لگاتے ہو 2 روپے کی شرط، مذاق چھوڑیں، ہم لوگ آج کل بہت اپسیٹ ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے چندہ، جو ہاتھ پر دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اپنی تقدیر کی لگام دوسروں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اداس اور بے بس ہی رہا کرتے ہیں۔ کاش آپ دونوں پہلے آ جاتے تو ہماری باجی کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا۔ ہاں، منگنی کا پرمسرت موقع بھی تو آیا تھا، کاش آپ کے ابا حضور نے اس وقت ہمیں یاد کر لیا ہوتا۔ خیر، صبح جمیل بھائی اور محترمہ خالہ صاحبہ کے ہاں ضرور جانا ہے، تم تیار رہنا، ہم ناشتے کے بعد ہی روانہ ہوں گے۔ خالہ کے ہاں اس واقعے کے اثرات اس قدر گہرے ہوں گے یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جمیل تھا تو اداس بلبل کی مانند، اور خالہ تو سعدیہ کا نام آتے ہی باقاعدہ آنسو بہانے لگتی تھیں۔ آپ نے ہمت کیوں ہار دی؟ جوادی نے پوچھا۔ تو کیا کرتی بیٹا، اس گھر میں میری بہن بھی ہے، اور بہن بھی وہ جس نے ساری عمر ظلم کی چکی میں پستے ہوئے گزار دی ہے۔ میں اگر شور ڈالتی تو یہ عورت میری بہن کا ہاتھ پکڑ کر دہلیز سے باہر کھڑا کر دیتی۔ ہم بہت مجبور ہیں بیٹا۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں بیٹھے، پھر تنویر کے ساتھ ہی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب تنویر پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس تھا۔ بڑے خوبصورت کنگن بنوائے تھے دادی شوکت جہاں نے جمیل کی والدہ کے لیے، اور تب تو ایک مکان بھی لڑکی کے نام کرنے کا ارادہ تھا، مگر اب کہہ رہی ہیں وہ تو خاندان کا معاملہ تھا، کچھ نہ دیتی تو برادری میں ناک کٹ جاتی۔ اب آپ گواروں کو کیا دیا جائے کہ اس بارے میں منہ سے بھانپ بھی نہیں نکال رہی؟ نہ میں پوچھتی ہوں شوکت جہاں نے کیا اب بھی ہمیں اپنے شوہر کے مالی کا خاندان سمجھ رکھا ہے؟ نہ میں کہتی ہوں زمانہ بدل گیا ہے، اب میرے بھی بچے کاروبار والے ہیں، عزت دار ہیں، جو گھر لڑکی والوں کا ہے، چاہے راجے مہاراجے کا بھی ہو، لڑکے والوں کے سامنے سر جھکا کر بات کرتے ہیں۔ مگر یہ تمہاری دادی، رشتے کی دادی، جھٹ سے تصحیح کی۔ اے ہاں ہاں، جو کوئی بھی ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھے بیٹھی ہے۔ جائیدادیں زیور کیا قبر میں لے کر جانے ہیں اس نے؟ نہیں نہیں، قبر میں اتنی جائیدادیں کہاں سمائیں گی، اور زیور کی چمک فرشتوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے سے تو رہی۔ ان کا خیال ہے وہ یہ سارا زیور، جائیدادیں وغیرہ اپنی نواسیوں پر نچھاور کر دیں گی۔